आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी हमें ये बताता है कि दो एटम्स के बीच बॉन्ड आखिर बनता क्यों है। इसके पीछे इंटर एटॉमिक फोर्सेस और सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है। तो देखिए, इस थ्योरी को सबसे पहले कॉइन किया था दो जर्मन फिजिसिस्ट्स हाइटलर और लंडन। आगे चल के इसी थ्योरी में कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं लाइनस पाउलिंग, जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट थे। तो चलिए देखते हैं कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताता है। तो इसे समझने के लिए हम दो हाइड्रोजन एटम्स कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, उसका न्यूक्लियस यहाँ पर, और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके करीब है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस। ये दोनों बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। सबसे पहले तो देखिए, एक एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरे एटम में भी यही होगा, इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। लेकिन जैसे ही दो एटम्स बहुत करीब आ जाते हैं, वैसे ही कुछ और फोर्सेस भी डेवलप होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले एटम के न्यूक्लियस जो है, ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज्ड है। सेम लॉजिक से दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है, वो भी पहले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से दो तरह का अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा। और आप देखिए, रेपल्सिव फोर्स भी यहाँ पर डेवलप होगा। जो न्यूक्लियाई है दो एटम्स के, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड होने के कारण एक दूसरे को रेपल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण एक दूसरे को रेपल करेगा। इस तरह से दो तरह के रेपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ पर डेवलप होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एटम्स जो है, दो एटम्स को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। पहला एटम, इसे नाम देता हूँ ए, और दूसरा एटम जो है एटम बी है। दोनों का जो न्यूक्लियाई है, पहले एटम के न्यूक्लियस को एन सब ए और दूसरे एटम के न्यूक्लियस को एन सब बी नाम देते हैं हम लोग। और जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम्स में, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को ई सब ए और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ई सब बी नाम दे देते हैं। अब देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रेपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ऑब्वियसली पहले एटम के न्यूक्लियस, दैट मीन एन ए, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच होगा, और उसी तरह से दूसरे एटम के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेट अस से दैट इज एफ सब ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। उसी तरह से रेपल्सिव फोर्सेस भी डेवलप्ड होंगे, जैसे कि दो न्यूक्लियाई एन ए और एन बी के बीच रेपल्सिव फोर्स काम करेगा, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ई सब ए और ई सब बी, इन दोनों के बीच भी रेपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो ये दो तरह के रेपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पर एफ ए जो है ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स, और एफ आर जो है नेट रेपल्सिव फोर्स है। ऐसा पाया जाता है जब दो एटम्स करीब होते हैं, उस समय जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रेपल्सिव फोर्स से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इससे होता क्या है, चलिए इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फोर्स का यहाँ पर ग्राफ हम बनाएंगे, और उसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो एटम मिलके जो सिस्टम बना है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे भी हम प्लॉट करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ऐसे सिचुएशन में अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेपल्सिव फोर्स से, तो एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर काम करेगा, जिसके कारण दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे। और जितना ये करीब आते जाता है, उतना ही ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है धीरे 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 बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते एक समय ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। नेट अट्रैक्टिव फोर्स या नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और यहाँ पर वो मैक्सिमम होता है। अब आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करें तो आप ये पाएंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण एटम करीब आ रहा है, दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो चूंकि फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्क डन भी हो रहा है।
काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली सिस्टम कर रहा है। जब सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली ड्रॉप करेगा। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से ड्रॉप करते जाता है। अब इस पॉइंट पे देखिए फोर्स मैक्सिमम है। इसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा पाया जाता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे घटते जाता है, घटते एक समय ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स या नेट फोर्स जो है ये ज़ीरो बन जाता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में एफ ए और एफ आर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इस समय ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये सबसे कम होगा, क्योंकि इसके बाद अगर एटम्स और करीब आए तो ये फोर्स रेपल्सिव फोर्स बन जाता है और ये एक दूसरे को धकेलने लगता है। और रेपल्सिव फोर्स बना, रेपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अगर दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए तो इस सिस्टम पे काम किया जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा। इसीलिए आप ऐसे भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं, अगर रेपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो दो एटम्स एक दूसरे को रेपल करेगा, रेपल करके एक ऐसा सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा जहां पर कि नेट फोर्स इन दोनों के बीच जो है वो ज़ीरो हो जाए। देखिए हाइड्रोजन के केस में ये पाया जाता है कि ये जो डिस्टेंस होता है जिसे कि हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, ये डिस्टेंस होता है नियरली 74 पिकोमीटर। और यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है इस सिस्टम में, ये लॉस होता है 435.8 इतना किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट किया जाए तो इसके लिए हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इस सिस्टम में वो होगा 435.8 किलो जूल। तो ये है फंडामेंटल रीज़न कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेबिलिटी अटेन तब होता है जब यहाँ ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किस किस तरह का हो सकता है, उसे हम क्या क्या नाम देते हैं, किस समय उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, किस समय उसका स्टेबिलिटी कम होता है, अब हम लोग यही देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर के पूरे प्लेलिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के होम पेज पर जाएं। वहां पर आपको क्लास वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट का ग्रुप मिल जाएगा। आप यहां पर केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके इस चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। तो अब आते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उस केस में जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रहता है। तो दोनों हाइड्रोजन के केस में तो सेम है। तो यहाँ पर दो s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है, इसे s ओवरलैपिंग कहा जाता है। पर ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा s ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग होगा। जैसे कि बहुत सारे एटम्स में p ऑर्बिटल्स भी होते हैं, वैसे होते तो d और f भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिंपल सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए अगर p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है एक एटम के p ऑर्बिटल के साथ दूसरे एटम के s ऑर्बिटल का, तो इस केस में इस तरह के ओवरलैपिंग को sp ओवरलैपिंग कहा जाता है। सिमिलरली अगर दो p ऑर्बिटल्स यानी कि दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होता है तो इसे pp ओवरलैपिंग कहा जाता है। अब देखिए ये जो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा वो इस तरह का एंड टू एंड ओवरलैपिंग ना होके साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी हो सकता है, तो ये भी pp ओवरलैपिंग ही है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों केसेस में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे जो कि इस चौथे केस में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियर एक्सिस को देखते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को देखते हैं, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई को मिला दें तो यहाँ पर जो एक्सिस बनेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है ये। यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और इस जगह पे इसका न्यूक्लियस, अगर इनको मिला दे
और जो एक्सिस बना उसे कंसीडर करें, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और यहाँ पर दूसरे एटम का न्यूक्लियस, अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये ओवरलैपिंग इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है। लेकिन इस केस में आप वैसा नहीं पाएंगे, यहाँ पर आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मिलेगा, जबकि ओवरलैपिंग इस जगह पे हो रहा है और इस जगह पे हो रहा है। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि इन तीनों केसेस में जो बॉन्ड बनता है, इन बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, जबकि इस चौथे वाले केस में जो बॉन्ड बनता है, इस तरह के बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि सिग्मा बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसे तोड़ना ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा एनर्जी लगता है, जबकि पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, ये उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता है। क्योंकि देखिए जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा, मान ले इस तरह के ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं और इसे कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे ओवरलैपिंग के साथ जहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस केस में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इस केस में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। तो ऐसे में ये बड़ा क्लियर है कि ज़्यादा ओवरलैपिंग अगर होगा तो एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उतना ज़्यादा डाउन होगा और वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसे तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, या फिर कहें इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसे तोड़ने में, जिसे कि बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ओवरव्यू। अब आगे हम लोग ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे।